Hello guys, Assalamu alaikum. Chandra here again with another topic of biology class 9. Hi guys, again हम एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। हमने जो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डिफरेंट किंगडम्स पढ़े थे। उन किंगडम्स के आगे हमने उनकी जो थी वो क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, किस तरह से हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स किंगडम की तरफ मूव हुए, किस तरह से हमने एनिमल्स को हमने डिस्कवर किया, किस तरह से हमने उनको कैटेगराइज किया। एंड नाउ द लास्ट वन हमने 5 किंगडम पढ़े, जिसमें हमने ऑलमोस्ट हर एनिमल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट यूकैरियोट को हमने कैटेगराइज कर लिया। लेकिन हमारे पास एक ऐसी जो कैटेगरी आती है जो कि हम इसको ना एनिमल्स पर रख सकते हैं ना इसको हम प्लांट्स पर रख सकते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड एज अ सेपरेट वंस like viruses. It is a pure example of viruses. वायरस क्या होता है? वायरस जो ना बॉर्डर लाइन पे होता है, ना तो ये लिविंग में आता है ना ये नॉन लिविंग में आता है। आपने सुना होगा बहुत सारी इन्फेक्शस डिजीज़ जो होती हैं वो वायरस से होती हैं। अ वेरी कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इज़ द कैंसर। जो कैंसर होता है वो आपको वायरस से होता है। इसकी मल्टीपल डिविजन्स, अनकंट्रोलेबल डिविजन से जो हमारे अंदर बीमारियाँ होती हैं वो वायरस से होती हैं। क्योरेबल नहीं होती, कुछ क्योरेबल होती है जिसमें आप इनकी डिवीजन को कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन स्टिल वी हैव डेवलप्ड सो मच इन साइंस, लेकिन फिर भी वायरस को अभी तक कंटेन करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम स्टिल स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस पार्टिकल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके हम वैक्सीनेशंस कर सकते हैं। अभी सिर्फ जो हम वैक्सीनेशंस करते हैं उससे क्या होता है कि हम इस वायरस को समहाउ वीक कर देते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, समहाउ वीक कर देते हैं कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होकर इसको कम्बैट कर सके। तो वायरस क्या होता है कि जो वायरस होता है ये इसीलिए कि जानवर नहीं है, कि ये इसीलिए लिविंग नहीं है कि इसके अंदर ये जो आपकी बॉडी से बाहर आएगा तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, लाइक नॉन लिविंग थिंग। जब ये ह्यूमन बॉडी में या प्लांट्स में ह्यूमन सिस्टम में आ जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। इसके पास अपना डीएनए होता है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है और ये जो है वो रिप्रोड्यूस होकर हमारे अंदर बीमारियाँ जो है वो पैदा करता है, लाइक कैंसर। ठीक है, कैंसर में आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ, कैंसर मोस्ट कॉमन थिंग है आजकल जिस पे हम स्टडी करें, जो कि इसका स्प्रेड जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं कि वायरस कितना डेवलप हो गया उनके अंदर। मोस्टली 4th स्टेज पे इंसान नहीं बचता वायरस से। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस पार्टिकल्स हैं कि आपकी जान ले लेते हैं। तो ये हमने इसके वायरस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसलिए इनको सेपरेट रखा गया है। स्टेटस ऑफ वायरसेस, तो अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि वायरसेस आर द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ड्यू टू द क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। ठीक है, इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से इसको नॉन लिविंग कहते हैं, इसके डीएनए पोजीशन की वजह से इसको हम जो है वो लिविंग कह सकते हैं। तो इसलिए इसको इन बिटवीन एक सेपरेट रख दिया गया कि ये एक सेपरेट स्टडी है। इसको हम ना लिविंग में रखेंगे नॉन लिविंग में रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें हम जो स्पीशीज़ हैं उसको हम साइंटिफिक नेम देते हैं। लाइक अगर आप किसी भी लैब में काम कर रहे हो तो आप कॉमन नेम, रीजनल नेम से आप एक चीज़ को नहीं कॉल आउट करते। लाइक अब इंग्लिश में रैट है, चूहा है, तो हम लैब में साइंटिस्ट को समझ नहीं आता कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो। आप इस रीजन का नाम बोल रहे हो, आप इस लैंग्वेज का नाम बोल रहे हो, आप इस रीजन का नाम बोल रहे हो। तो उन्होंने इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिफिक नेम दे दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप इस चीज़ का साइंटिफिक नेम लोगे तो कोई भी रीजन से होगा, वो कोई भी लैंग्वेज बोलता होगा, उसको समझ आ जाएगा कि किस जानवर की किस चीज़ की बात हो रही है। इस तरह से हर जो स्पीशी है उसको एक साइंटिफिक नेम दिया गया, एक स्पेशल नेम दिया गया। Binomial nomenclature is a method of giving scientific name to the living organisms. As the word binomial suggests, the scientific name of species consists of 2 names. Binomial nomenclature में जो स्पीशी होती है उसका जो नेम, साइंटिफिक नेम होता है वो 2 चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, एक जेनस नेम एंड वन इज स्पीशी नेम। कार्लस लिनियस जो थे इन्होंने ये सिस्टम जो था वो अडाप्ट किया था। इसके बाद काफ़ी पॉपुलर हुआ तो ये बहुत ज़्यादा, फिर इसको उन्होंने अडाप्ट ही कर लिया कि हम इस तरह से स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम देंगे।
अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि साइंटिफिक नेम किस तरह से दिया जाता है। जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो इटालियन फॉर्म में लिखे जाते हैं, लाइक लिटिल बिट कर्सिव, स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा कर्सिव करके इनको लिखते हैं। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे होमो सेपियंस, इसको थोड़ा कर्सिव करके लिखा गया, थोड़ा टेढ़ा करके लिखा गया। जब हम इसको हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो हम इन लाइन्स, इन जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर देते हैं कि ये साइंटिफिक नेम है। और जो साइंटिफिक नेम होता है उसका जो फर्स्ट जेनरिक नेम जो होता है वो कैपिटल होता है, स्पीशी नेम को हम कैपिटलाइज नहीं करते। और जो स्पेसिफिक नेम जो होता है उसमें पहले ये होता था कि पूरा नाम जो था वो लिया जाता था। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एस्केरिया कोलाई, ठीक है, इसका पूरा नाम लिया जाता था। तो फिर जब एक तरह की स्पीशी बार बार इंग्लिश हो रही थी तो उन्होंने तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये कह दिया कि जो फर्स्ट नेम है उसकी एब्रीवेशन आप यूज़ कर सकते हो। लाइक फर्स्ट जो था एस्केरिया, इसका ई एंड डॉट कोलाई, ई कोलाई, ये अब बहुत फेमस है स्टडी में, इसको हम ई कोलाई कहते हैं, एस्केरिया कोलाई नहीं कहते। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम कॉज मेनी प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने पहले बताया कि कॉमन नेम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक डिफरेंट रीजन में वो डिफरेंट नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन नेम ऑफ अनियन इन उर्दू इज़ प्याज, हम अनियन को उर्दू में प्याज कहते हैं। कुछ जो पाकिस्तानी रीजन है वहाँ पर उसको गंडा कहा जाता है, बेसल कहा जाता है, वेसल कहा जाता है, राइट। अब अदर कंट्रीज़ जो है उनमें जो नेम्स हैं वो डिफरेंट हैं। इन साइंस इट इज़ नॉन एज अ सिंगल नेम एज एलमसेपा। हम साइंटिफिक नेम में इसको सिर्फ एक ही नाम से बुलाते, जो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि हम इसी नाम से इसको बुलाएंगे, ना इसको अनियन कहेंगे ना इसको प्याज कहेंगे, हम सिर्फ इसको ये एक साइंटिफिक नेम है, स्पेसिफिक नेम है। अब जहाँ भी लोग साइंटिफिक जो लोग उनको समझ आ जाएगा। In some cases, different organisms are called by the common name. Blackbird is used for crow as well as for raven. Common name blackbird भी हम सबको कह देते हैं, raven को भी, तो उनको भी, blackbirds को भी। इस तरह से common names को ख़त्म करके specific names दिए गए थे कि हम इनको इनसे ही call out करेंगे। Common names have no scientific basis. For example, a fish is a very vertebrate animal with fins and gills, but several common names of silverfish, crayfish, jellyfish, starfish do not fit the biologist definition of a fish. Fish जो थी हम किसी को भी fish कह देते हैं जो पानी में रहती है, ये fish है। तो scientific word में इसको as characteristic देखा जाता है कि किस तरह से किस कैटेगरी में जाएगी। तो fish is a common thing. To avoid all this confusion, organisms are given scientific name by using by nomenclature. The value of the system is due to its widespread use and the stability of its name. ठीक है, stable ये अब तक कंसिडर किया जाता है। कुछ उन्होंने कहा है कुछ ऑर्गेनिजम्स को हमने उनको जो साइंटिफिक नेम दिए थे वो उन ऑर्गेनिजम्स को उन साइंटिस्ट के नाम पे दिए थे जिन्होंने उनको डिस्कवर किया था, जिन्होंने उसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था। अनियन, एलमसिपा, कॉमन नेम स्टारफिश, एस्टेरियस रुबिनस, हाउस क्रो, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, जो आपके काले कब्बे उड़े होते हैं, उनका साइंटिफिक नेम है। अब हमारे पास अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ी थी, द वेरी फर्स्ट चैप्टर का नाम ही बायोडाइवर्सिटी था कि लाइफ की डाइवर्सिटी जो थी हम उसको कंजर्व, उसको बचा के कैसे रख सकते हैं। A species that no longer lives in ecosystem is called extinct in that ecosystem. जो स्पीशी अब तक हमारे इकोसिस्टम में बची नहीं हुई है, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसको एक्सटिंक्ट कहते हैं। और जो ख़त्म होने के बिल्कुल करीब हो, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम रहेगी, उसको हम इंडेंजर्ड स्पीशी कहते हैं। लाइक डायनासोर एक्सटिंक्ट स्पीशी है हमारे जो आज की पॉपुलेशन है उसमें। Many plants and animal species have gone extinct in Pakistan. Example of endangered and extinct species are lion, tiger, cheetah, Indian one, swamp deer, Indian wild ass। ये जो सब हैं ये हमारे एग्जांपल्स हैं कि पाकिस्तान में ये endangered और extinct species हैं। ये जो उन्होंने आपको उसकी सारी जो है वो विजुअल प्रेजेंटेशन दे दी हुई है, लाइक फोटोग्राफ्स, lion, swamp deer, blackbuck, hangul। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, इंसानों का बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट है, हमने उसको इसमें स्टडी करना है। बाई 10,000 years ago there were about 5 million people on earth। 10,000 साल पहले दुनिया में सिर्फ 5 मिलियन लोग थे। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हुई 600 मिलियन, आज की जब बुक लिखी गई थी तब 600 मिलियन लोग जो थे वो अलाइव थे अर्थ पे।
ठीक है। तो इंसानों ने अपने आप रहने के लिए, अपने खुराक के लिए जानवरों को मारा, लकड़ियाँ काटी, फॉरेस्ट तबाह किए, जानवरों को उनकी पॉपुलेशन को कम करते गए। तो इस तरह से जो स्पीशीज़ थी वो एक्सटिंक्ट हो गई या वो इंडेंजर्ड होगी और फॉरेस्ट तबाह हो गए। लाइक हैबिटेट जो थे बहुत जानवरों के वो नुकसान में चले गए। More than 260,000 people are added to the world population each day, or more than 180 each minute. हर मिनट में 180 इंसान पैदा होते हैं और एक दिन में 2,60,000 लोग पैदा होते हैं दुनिया में। ये हमारी जो है वो पॉपुलेशन इस लेवल से इंक्रीज़ हो रही है। Habitat loss is probably the greatest threat to biodiversity on Earth today. हम जंगल काटते हैं, हम लकड़ियाँ काटते हैं, हम वहाँ जानवर जो जानवर जो रह रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, वो दरख्तों पे रहते हैं, उससे खुराक लेते हैं, उसके नीचे शेल्टर लेके वहाँ पे रहते हैं। तो उनकी जो आप उनका घर तबाह कर रहे हो तो वो वहाँ से फिर मूव ऑन हो जाते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं, वो मर जाते हैं। इस तरह से आप उनका हैबिटेट तबाह कर रहे हो। Eucalyptus plants were imported from Australia and introduced in Pakistan. These plants consume more water and have disturbed the water table. It harms other small plants that grow near these trees. अभी ऑस्ट्रेलिया से हमने एक प्लांट इंपोर्ट किया था जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये प्लांट क्या होता है, ये जो पानी जो है ना उसको बहुत ज़्यादा इंटेक करता है, डिस्टर्ब करता है। जो वाटर टेबल है हमारे जो नीचे पानी की सतह उसको जो है वो डिस्टर्ब करता है। जो स्मॉल प्लांट इसके इर्द गिर्द ग्रो करते हैं, ग्रो ही नहीं कर पाती क्योंकि सारा वाटर ही अपने आप में कंजर्व कर लेता है। अब ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किस तरह से इसका ग्राफ है। स्पेशल रिडक्शन 39% कंट्रीब्यूट कर रहा है, अदर 2%, हंटिंग 23% हमारे हैबिटेट को तबाह कर रही है, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन 36% कंट्रीब्यूट कर रहा है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होने में। Sea stars eat mussels. If sea stars are removed from the region in ocean, mussels rapidly increase in number. Large number of mussels prey on small animals and become dangerous for their existence. Like starfish जो है ये जानवर खाती है mussels। अब अगर हम starfish मार देंगे, इनकी जो ग्रोथ पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ये छोटे जानवरों में पलते हैं, तो ये उनको मारना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से इकोसिस्टम, इस तरह से डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। The race to produce cash through fruits, spice, sugar, tobacco, soap, rubber, paper, cloth has stimulated many to get them by using salt and destroying the forest. आप पैसा कमाते हो लकड़ी काट के, फ्रूट प्रोड्यूस करके, स्पाइसी मतलब मसाले बना के, पेपर बना के, पेपर वुड से बनता है। तो आप जब इन चीज़ों को बनाते हो लकड़ी काट के तो आप उस हैबिटेट को तबाह करते हो। ये एक इंसान का लालच है। And the last one is deforestation and overhunting. Deforestation means cutting down of trees for the conservation of forest to non-forest land. Like आप लकड़ियाँ काटते हो अपने रहने की जगह बनाने के लिए, उस जगह को साफ करते हो, वो deforestation होती है, मतलब जंगल काटना। The deforestation of significant areas of forest has resulted in degraded environment with reduced biodiversity. जब आप forest काटते हो तो बहुत से जानवरों का घर तबाह होता है, तो इस तरह से आपकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती है। ये हमने टॉपिक थे, ये आज हमने कवर किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।